हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप सिंह शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दंगल 8 का जो पेपर सॉल्यूशन है फिजिक्स पार्ट का। और टॉपिक जैसा कि अपने को पता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वे ऑप्टिक्स का पोर्शन भी ये कवर करेगा। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल पाथ ऑफ टू मीडिया इन कॉन्टेक्ट ऑफ लेंथ D1 and D2 of refractive indexes mu1 and mu2 respectively is। ऑप्टिकल पार्ट ड्राइव करना है अपने को। बहुत एक सिंपल सी बात करता हूं, देखो बात समझो। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में ये कोई भी एक अपन ने मीडियम लिया और मीडियम का डिस्टेंस D1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका mu1 है। अगर कोई लाइट इस मीडियम के अंदर एंटर करता है तो इसका स्पीड जो होगा वो स्पीड में बोल सकता हूं कि अपने पास, जैसे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? C/μ के बराबर होता है। ठीक है, तो अपने पास में जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको अपन लोग बोल सकते हैं कि भाई C/V, सॉरी मीडियम वाला, तो अपन लोग बोल सकते हैं V इक्वल्स टू आ गया C/μ के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसका स्पीड बोलता हूं तो स्पीड का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में C/μ1, और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम का वैल्यू आएगा T1। दिस इज इक्वल्स टू, बोलो किसके इक्वल होगा? D1/C इंटू में आ जाएगा μ1। ठीक है, मतलब अगर ये लाइट के पाथ में मीडियम आ जाता है तो इस मीडियम को क्रॉस करने में जो इसने टाइम लिया वो D1 μ1/C है ना। तो अगर ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रहा होता, वैक्यूम के अंदर, तो वैक्यूम के अंदर इतने ही टाइम में ये यहां तक ट्रेवल कर पाता। ठीक है, और यहां तक ट्रेवल कर पाता तो इस वैक्यूम के अंदर जो ट्रेवल डिस्टेंस होता उस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस D' इक्वल्स टू, वैक्यूम का स्पीड कितना है C, टाइम कितना है बताओ T1। तो अपने पास में वैल्यू आता है C से C क्या हो जाता है? कैंसिल आउट, तो μ1 इंटू D1 बन जाता है। ठीक है, बट ऐसा कॉन्टेक्ट में एक मीडियम है या दो मीडियम है? दो, तो अपने पास में दोनों का ऐड करेंगे μ1 D1 प्लस μ2 D2। सिंपली आप एक बात याद रखो, जो लाइट, अगर कोई लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और उसके पाथ में अपन कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं, तो मीडियम प्लेस करेंगे तो जो वैक्यूम में ट्रेवल इसको करना चाहिए था मीडियम के अंदर वो उससे लेस ट्रेवल करेगा। तो अपने पास में जो वैक्यूम में ये ट्रेवल कर सकता था उस डिस्टेंस को अपन ने क्या बोल दिया यहां पर? ऑप्टिकल पाथ बोल दिया। ठीक है, और जो वैल्यू अपने पास आया वो μ1 D1 प्लस μ2 D2 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। राइट, मतलब यहां से यहां तक आने में टाइम T1 लगा, इतने ही टाइम में ये वैक्यूम में ट्रेवल करता तो कितना करता? उस डिस्टेंस को अपन ने बोला है ऑप्टिकल पाथ के बराबर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया प्रकाश का पुंज 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु O पर अभिसरित होता है। अभिसरित का मतलब कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का वैल्यू है। अपने को मैग्निफिकेशन निकालना है, बात समझना। देखो, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टुवर्ड्स ए पॉइंट O 10 सेंटीमीटर बिहाइंड ए कॉन्केव मिरर। तो अपन ने कॉन्केव मिरर कंसीडर किया और कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ गिवन है वो अपने को 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो आने वाली कोई लाइट है वो लाइट, इंसिडेंट लाइट जो अपने पास है वो इस मिरर से पीछे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, और मिरर से इसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है ये वाला पॉइंट अपने पास में बिहेव करेगा लाइक एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। तो u का वैल्यू अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेता हूं तो अपने पास में डिस्टेंस आ गया प्लस 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब अगर मैं v निकालूं तो v का वैल्यू अपने पास आ जाएगा uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। ठीक है, तो u का वैल्यू बोलो किसके बराबर है अपने पास में? u का वैल्यू आ गया, अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेता हूं तो प्लस 10 हो गया। फोकल लेंथ अपने पास में ये वाला मिरर है तो -20 है, डिवाइडेड बाय u का वैल्यू 10 माइनस -20, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। तो यहां की जो वैल्यू आएगी अपने पास में v का वैल्यू, उस v की वैल्यू को मैं बोल सकता हूं यहां से 200, यहां पर आ जाएगा वैल्यू अपने पास में 30 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तो वैल्यू अपने पास आया वो माइनस का 2/3 आ गया। कितना है बताओ? माइनस का 2/3। अब जो मैग्निफिकेशन लिखते हैं अपन लोग, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है? m बराबर, इस वैल्यू को अपन लोग बोल सकते हैं माइनस का v/u। राइट, तो बताओ यहां से अपने पास आया माइनस, v का वैल्यू कितना है? -2/3 है, डिवाइडेड बाय u का वैल्यू जो अपने पास है वो किसके बराबर था? +10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में जो इसका वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को अपन लोग लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, जो ये वैल्यू अपने पास बन रहा है ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय आ गया 20/3 बनेगा। ठीक है, माइनस का 20/3। तो अपने पास में अगर इस वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं 20/3 से, तो यहां से जो अपने पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय
3 इंटू 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बचा अपने पास में 2/3, तो अपने पास आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 2/3 के बराबर, राइट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3। इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, प्रकाश की किरण 30 डिग्री प्रिज्म कोण वाले एक प्रिज्म की सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। प्रिज्म से निकलने वाली किरण आपतित किरण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये डेविएशन एंगल गिवन है, विचलन कोण का मान दिया हुआ है। निर्गत किरण का प्रवेशी किरण की दिशा के साथ में जो कोण है वो विचलन कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेविएशन एंगल को 30 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो बात करते हैं, मतलब ये ऐसे कुछ अपने को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें कोई लाइट एंटर कर रही है, ये इसका एक्चुअल पाथ है। बाहर जो लाइट रेज आ रही है होने के बाद में, डिफ्रैक्शन होने के बाद में, ये कह रहा है कि इस ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना वो 30 डिग्री बना। तो मैं एक बार के लिए इसको लिख देता हूं, डेल है ये, है ना। तो डेल इक्वल्स टू अपन जानते हैं I प्लस E माइनस ए होता है। तो अपने पास में जो I प्लस E का वैल्यू आया, दिस इज इक्वल्स टू डेल प्लस ए, और प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। एक किरण 30 डिग्री प्रिज्म कोण वाले एक प्रिज्म की सतह पर 60 डिग्री पे आपतित हो रही है, ठीक। तो प्रिज्म कोण का जो मान अपने को दिया वो 30 डिग्री है, और विचलन कोण का मान भी कितना है, 30 है। तो टोटल अपने पास में आ गया 60 डिग्री। तो अगर मैं E का वैल्यू निकालूं तो 60 डिग्री माइनस I है, और I का वैल्यू भी कितना है, 60 है। तो E का वैल्यू 0 आ गया, और E का वैल्यू 0 आ गया तो प्रिज्म में R2 0 हो जाएगा, और R2 0 होगा तो R1 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, A के। और A अपने पास में प्रिज्म एंगल कितना दिया हुआ बताओ, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर प्रिज्म एंगल गिवन है तो यहां से मैं बोल देता हूं कि जो R1 आया वो R1 का वैल्यू 30 डिग्री है, और जो I का वैल्यू अपने पास आ रहा है वो I का वैल्यू कितना डिग्री था, 60 था। तो यहां से अगर अपन लिखना चाहें तो sin 60 डिवाइडेड बाय sin 30, दिस इज इक्वल्स टू म्यू बाई 1। अब sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। ये वाला कितना अपने पास में 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू अपने पास बचेगा √3। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर, राइट। डेल से पहले अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द प्लेन फेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड इफ म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस, देन द सिस्टम विल बिहेव लाइक ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपने सिंपल ये कंडीशन दिया है, प्लेनो कॉन्वेक्स जो अपने पास है वो लेंस है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और ये बोला गया है इसकी सरफेस को अपन ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश करने के बाद में जैसा कि अपन जानते हैं, लाइट अगर मान लो इंसिडेंट होगी तो लेंस पहले उसको रिफ्रेक्ट करेगा, मिरर पे जाके टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, लेंस से वापस आएगा, रिफ्रेक्शन होगा। तो 2 बार लेंस ने रिफ्रेक्ट किया, 1 बार मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट किया। तो अपन ये बात जानते हैं कि अगर अपन यहां से ये इक्विवेलेंटली किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लाइट इधर इंसिडेंट होगी वापस रिफ्लेक्ट होगी इधर आ रही है। तो इक्विवेलेंट अरेंजमेंट जो इसका होगा वो कौन होगा, मिरर होगा। और मिरर कौन सा आएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास बना जो -1/f इक्विवेलेंट है, ये पावर ऑफ मिरर हो गया, ठीक है। और यहां पर अपने पास में लिखेंगे 2/fl, 2 बार लेंस का रिफ्रेक्शन है, -1/fm ये मिरर का पावर है। और मिरर जैसा कि अपने को पता है यहां पर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का जो ये वैल्यू अपने पास आएगा, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्म तो वैसे भी 0 हो गया, तो अपने पास में 2/fl बचा। तो कुल मिला के अपने को सबसे पहले इस लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, और लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है अपने पास 1/fl, दिस इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। और यहां से अगर अपन इस वैल्यू को लिखें तो पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये तो वैसे भी 0 हो गया। तो अपने पास में जो fl का वैल्यू आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा r/μ-1, राइट। r/μ-1 आया तो अपन यहां से बोल सकते हैं -1/f इक्विवेलेंट का जो वैल्यू अपने पास में है, जो f इक्विवेलेंट का वैल्यू अपने पास है, उस f इक्विवेलेंट को fl का वैल्यू तो अपने पास आ ही गया, r/μ-1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर अपन यहां से वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें एफ इक्विवेलेंट की, माइनस ऑफ एफ इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा FL/2, और FL/2 का मतलब हो गया अपने पास में r/2 टाइम्स ऑफ μ-1, ठीक है। माइनस इस बात को बता रहा है ये मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव आई, नेगेटिव का मतलब ये कॉनकेव मिरर है। अब ये कह रहा है कि अपने क्वेश्चन में पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ या जो R होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, डबल ऑफ फोकस होता है। डबल ऑफ फोकस होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिरर का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा, वो आ जाएगा अपने पास में R डिवाइडेड बाय μ-1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछिए, फोकल लेंथ पूछता तो ये आंसर हो जाता, R पूछे तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो इक्विवेलेंट बराबर अपने पास में वो है r/μ-1 के बराबर। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझें कि जो अपने पास में वैल्यू दी हुई है, ए कॉन्केव मिरर गिव्स एन इमेज 2 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यू दे रखा है फ्रॉम इट। फॉर द इमेज टू बी रियल, देखो रियल इमेज है, द फोकल लेंथ शुड बी, देखो रियल इमेज के लिए जो अपने पास में मिरर का मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां से m बराबर -2 पुट करता हूं। तो m बराबर -v/u इक्वल्स टू -2, तो मैं बोल रहा हूं v का जो वैल्यू है वो 2u के बराबर है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या था, देखो 1/f दिस इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहां से अपन ने लिखा, अपने अगर इस वैल्यू को रखना चाहें तो वैल्यू में यहां रख देता हूं 1/2u है, प्लस का 1/u के बराबर है, और अगर इसका एलसीएम लेते हैं अपने पास में तो 2u के बराबर आ गया, राइट। और यहां से अगर इस वैल्यू को लिखें तो 1 प्लस में 2, तो इसका वैल्यू टोटल कितना आ गया 3/2। u का वैल्यू अपने पास जो गिवन है, वो u का वैल्यू कितना गिवन है बताओ, 30 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं पुट कर देता हूं 30, ये आ गया मेरे पास 10, तो वैल्यू आ गया 1/20। और अगर मैं फोकल लेंथ की बात करता हूं तो बोलो फोकल लेंथ कितने सेंटीमीटर की आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपने पास, 4। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को इक्विवेलेंट जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यूज वगैरह को अपने को कैलकुलेट करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो बात सुनना ध्यान से, देखो जब भी कोई मीडियम अपने पास में गिवन है, और मीडियम जैसे मान लेते हैं कि यहां से कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो इसकी अपेरेंट पोजीशन जो अपने को दिखाई देगी वो दिखाई देती है h1/μ1 प्लस h2/μ2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है, द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉर्मल व्यू इज। ठीक है, मतलब जो ये कॉम्बिनेशन आपने यहां प्लेस किया है, इस कॉम्बिनेशन को किसी एक मीडियम से अपने को रिप्लेस करना है, और उस मीडियम का जो इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा। मतलब अगर मान लो मैं इसको पूरे को एक ही मीडियम से भर देता हूं, एक ही मीडियम से भरने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया म्यू के बराबर है, और टोटल जो यहां पे डेप्थ हो गया इसका टोटल कितना हो गया 8 + 6 हो गया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 14/μ इक्विवेलेंट बराबर d1/μ1। d1 का वैल्यू अपने पास में कितना है 6 है, या पहले वाला 8 मान लो, तो मैं लिखूंगा 8/4/3। ठीक है, प्लस इस वाले की वैल्यू कितनी है बताओ 6 यहां का वैल्यू है 3/2, h1/μ1 प्लस h2/μ2, तो यहां से कैंसिल आउट करूंगा, ये 4 हो गया, यहां से हो गया 6 हो गया, तो 14 डिवाइडेड बाय म्यू इक्विवेलेंट बराबर टोटल वैल्यू आ जाएगी 10। तो म्यू इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल्स टू 1.4। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा अपने पास में, 4th ऑप्शन। मतलब जो काम दोनों मीडियम मिलकर के कर रहे हैं वो काम अपने को किसी एक मीडियम से कराना है, तो इस मीडियम को अपन कंप्लीटली क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। कंप्लीटली फिल करने से टोटल डेप्थ ऑफ द मीडियम कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया, तो 14/μ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू h1/μ1 प्लस h2/μ2 के बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझे, देखो इसमें बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल जो अपने पास गिवन है ऑफ प्रिज्म इज म्यू इक्वल्स टू √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन इज। अपने डेविएशन कैसे आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। देखो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पढ़ते हैं अपन थ्योरी के अंदर, उसके अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि R1 इक्वल्स टू R2 आता है, और 2R को अपन लिखते हैं A के बराबर, राइट। और प्रिज्म एंगल अपने को गिवन है कितना 60, तो मैं बोल देता हूं यहां पे कंडीशन बनेगी R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, तो 2R का जो वैल्यू है वो बताओ कितना डिग्री बन गया 60, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 30। अब देखो बात समझना ध्यान से, अगर R की वैल्यू अपने पास में 30 डिग्री आ रही है तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने को फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को गिवन है, ठीक है। तो प्रिज्म के एक फेस पर अपने पास में अगर मैं बोलता हूं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने लिया I, यहां का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया R, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू गिवन है बताओ कितना √2, तो यहां से अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो अपने पास लिख सकते हैं μ1 sin I, sin I तो अपने को कैलकुलेट करना है, μ2 sin R का वैल्यू कितना हो जाएगा sin 30, और sin 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, तो ये 1/√2 sin I इक्वल टू 1/√2, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना, देखो प्रिज्म एंगल अपने पास में A है और इसकी एक सरफेस को अपन ने पॉलिश करा हुआ है, ठीक है। पहली सरफेस पर जो एंगल इंसिडेंट हुआ वो 2A पर है, इसका मतलब मैं I इक्वल्स टू 2A मान लेता हूं, और कह रहा है कि जो सामने वाली फेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, वो इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ को रिट्रेस कर जाती है, तो इसने वो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कंडीशन सुनो ध्यान से, प्रिज्म एंगल अपने को A दिया हुआ है,
यहां से जो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो लाइट इंसिडेंट कर रही है 2a पर, म्यू अपने को फाइंड आउट करना है। मान लो इस वाली सरफेस को, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पॉलिश किया, यहां से लाइट रे जाके टकराई और वापस आई, इसका मतलब यहां पर इसका नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, और ये 90 है, ये a है, तो ये 90 माइनस a है और ये वाला एंगल a है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, देखो स्नेल्स लॉ का। तो बाहर एयर है तो मैं लिखूंगा 1 sin 2a इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन a। वैल्यू तो a के बराबर है r का, तो अपने पास म्यू का वैल्यू बोलो कौन है, sin 2a डिवाइडेड बाय sin a। तो यहां से अगर अपन लिखना चाहें तो sin 2a कितना आ जाएगा, 2 sin a cos a, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय बोलो कौन है, sin a। तो sin a से sin a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और म्यू का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos a। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है A और B, इनकी जो प्लेट्स हैं उनकी थिकनेस का रेशियो है 16:5। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल देता हूं D1 बाय D2 बराबर DA अपॉन DB लिख देते हैं, चलो ठीक है। इसका वैल्यू है 16/5 के इक्वल, ठीक। A से होकर जाने वाले प्रकाश द्वारा लिया गया समय B से होकर जाने वाले प्रकाश के समय से 2 गुना है। मतलब A में से जो टाइम लग रहा है क्रॉस करने में, वो टाइम B वाले से कितने टाइम से, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो बात समझना, TA अपॉन TB बराबर 2/1, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे DA बाय VA, और साथ में अगर लिखेंगे अपन DB बाय VB तो VB चला जाएगा ऊपर और DB आ जाएगा यहां पर, ठीक है जी। अपने को किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अच्छा, VA को मैं क्या लिख सकता हूं, C बाय VA, और इसको मैं लिख सकता हूं C बाय VB। तो अपने पास में जो 2/1 आया वो बनेगा DA अपॉन DB, और इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में म्यू A डिवाइडेड बाय म्यू B। अब इनका रेशियो कितना गिवन है, 16/5, तो इधर आके हो जाएगा 5/16, इसका मतलब 10/16। दिस इज इक्वल्स टू म्यू A अपॉन म्यू B, ठीक है भाई। 10/16 का मतलब अपन इसको बोल सकते हैं 5/8 बोल सकते हैं। सॉल्व करने पर अपने पास वैल्यू आ जाएगा 0.625। तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो है वो आ जाएगा 0.625। अब यहां बात ध्यान से समझना कि जो अपन ने वैल्यू कैलकुलेट करी है यहां पे, वो म्यू A अपॉन म्यू B का करा है। इसका मतलब है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A है विद रिस्पेक्ट टू B, और अगर अपने को B का A के रेस्पेक्ट में पूछते हैं, देखो यहां क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B पूछा है। अगर B का A के रेस्पेक्ट में पूछते तो आंसर उल्टा हो जाता, और वो आंसर आता है 16/10 बोल देते, तो अपने वैल्यू उसका 0.6 लिख देते, ये आंसर हो जाता, उल्टा हो जाता ना। तो यहां का वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है, 0.625 आंसर, राइट। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10, बात समझे ध्यान से, देखो। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस एट एंगल I, है ना। यहां पे ग्लास और वाटर इंटरफेस पे टकरा रहा है, ये ग्लास का है और ये वाटर का है, ठीक। इट इमर्जेस फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द वाटर एज शोन इन डायग्राम, द वैल्यू ऑफ म्यू Z वुड बी। देखो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, तो यहां का अपन ने क्या लिखा, देखो म्यू Z sin I बराबर, बोलो कितना है, जो 4/3 है, और इनटू में कौन आ गया बताओ, sin R, राइट, पहली इक्वेशन। अच्छा ये R है तो ये भी R है, और यहां का एंगल आ रहा है 1, तो इस वाले पॉइंट पे मैं इक्वेशन लिखता हूं, राइट। यहां पे इक्वेशन लिखेंगे तो बोलो वैल्यू क्या आएगी, 4/3 इंटू साइन R, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू, और एंगल देखो sin 90 आ रहा है वहां पे, sin 90 वैसे 1 हो गया, तो sin R का वैल्यू बोलो किसके बराबर आया, 3/4 के बराबर, उल्टा हो गया। अब इस वैल्यू को 3/4 को यहां रख देते हैं, 3/4 को अगर मैं यहां पे रखता हूं, इस वैल्यू को मैं 3/4 रख देता हूं, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो साइन म्यू Z का वैल्यू बोलो यहां पे कितना बचेगा, इधर तो 1 बचा, तो 1 अपॉन में कौन आ जाएगा, sin I। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहां पे सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है, या टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 11, राइट। और 11 क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दो फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब D पे बने फाइनल इमेज, मतलब जो अपने पास में आई लेंस है, वो आई लेंस जो अपनी फाइनल इमेज बना रहा है वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है। और पहला काम अपने को पता ही है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, वो अपने फोकल प्लेन में बनाता है, फोकल लेंथ पे बनाता है, फोकस दूरी पे, ठीक है। तो अपने पास में 2 लेंस है, पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरे वाला लेंस कौन सा है बताओ, आई लेंस है। और इसने बोला कि जो फाइनल इमेज बन रही है, फाइनल इमेज वो बन रही है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे D पे बन रही है, ठीक है।
तो देखो बात समझना, इसने जो इमेज बनाई थी वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलो कौन आ गया, एफ नॉट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना आ गया बताओ, यूई। आई लेंस के सामने जो इसने ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट का इमेज आ गया यहां पर अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना आ जाएगा, एफ नॉट प्लस यूई के बराबर। अच्छा, फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, डी पर। तो अपन जैसा कि अपन जानते हैं लेंस के लिए 1/FE बराबर बोलो कितना होता है, 1/VE माइनस 1/UE। ठीक है भाई, अपने को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, यूई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फाइंड आउट करना है। तो अपने पास में एक काम करते हैं, इस वाले को वैल्यू को अपन इधर ले आते हैं। तो 1/UE का जो वैल्यू अपने पास आया वो 1/FE, और साथ में कितना आ जाएगा, माइनस 1 जो वैल्यू अपने पास आ गया फोकल लेंथ के बराबर, ठीक है। यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या वैल्यू बन जाएगा, VE FE एलसीएम आ गया, ऊपर कौन बचेगा, VE माइनस FE के बराबर। यहां से किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बताओ, यूई का, और दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। डेटा अपने को गिवन है, एफ नॉट अपने को दिया हुआ है, बोलो एफ नॉट कितना है। दूरबीन के लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ज्यादा कौन से वाले का होता है, ऑब्जेक्टिव वाले का। तो एफ नॉट का वैल्यू 60 गिवन है, और यूई का वैल्यू अपन यहां से वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा अपने को गिवन है। तो बहुत सिंपल सी बात जो अपने पास मिलेगा, वीई का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर। किसके बराबर है, माइनस डी, सामने ही बन रहा है। तो 1/UE बराबर जो आएगा वो मैं माइनस तो ले लेता हूं कॉमन, और यहां का जो वैल्यू कौन बचेगा, 1/D, प्लस में कौन बच जाएगा, 1/FE। तो यहां का वैल्यू बोलो एलसीएम कितना है, FE इंटू डी, और साथ में कौन बच जाएगा, FE प्लस डी। और ये तो माइनस तो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर को। तो मैग्नीट्यूड की बात करता हूं ना, जस्ट सामने आ जाएगा। देखो माइनस किस बात को बता रहा है, अपन ने बोला फाइनल इमेज बनेगा और डी पे बनेगा, तो प्लस डी पे बना कि माइनस पे, माइनस पे। फोकल लेंथ कैसा है बताओ, प्लस है। तो इनको साइन के साथ रखने पर अपने पास यूई नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब है लेंस के सामने आएगा। लेकिन लेंथ अगर अपने को फाइंड आउट करना है तब तो इन दोनों को ऐड करना है ना। नेगेटिव तो नेचर बता रहा है कि ऑब्जेक्ट लेंस के सामने है, लेंस के पीछे है, तो दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। तो अपने पास में टोटल जो लेंथ है वो लेंथ आएगा एफ नॉट प्लस, बोलो वैल्यू कितना है इसका, जो यूई का वैल्यू आएगा वो आएगा FE इंटू डी डिवाइडेड बाय, बोलो किसके इक्वल है, FE प्लस डी। डेटा रख के अपन इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर अपने पास में आएगा वो अपने को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 लास्ट वाला, 470/7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को दिया हुआ है ए बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर ईच if the refractive index of the material of the lens is 1.5 then the focal length of the lens is, है ना। देखो ये बोला गया, सिंपल सी बात है, बाइकॉन्वेक्स है, ठीक है भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बराबर R2 बराबर कितना है, 10 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, 1.5 का मतलब 3/2। फोकल लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है, तो अपने पास लिखा 1/f, इसका जो वैल्यू है वो 3/2/1 है, -1, और यहां का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, ये 1/R1 और साइन के साथ रखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास में 2/10 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/5 बचेगा। तो अपने पास में 1/f बराबर 1/2 इंटू 1/5, तो अपने पास जो फोकल लेंथ आएगा वो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर जो अपने पास होगा वो ऑप्शन नंबर 2, द फोकल लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर ऑफ द कॉम्बिनेशन, या लेंस का जो भी अपने पास फोकल लेंथ आएगा, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया कि अपने पास में कोई लेंस है, an equiconvex lens of refractive index 1.5 has a power 4D in air, ठीक है ना, एयर के अंदर। its power in water will be, देखो पावर का मतलब 1/f होता है, तो पावर इक्वल्स टू, सबसे पहले एयर के अंदर मैं बोल देता हूं, है ना, दिस इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आएगा, जो 3.5 है तो आ गया 3/2 -1, और यहां का वैल्यू आ गया 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है जी। पावर का वैल्यू कितना गिवन है, 4 डायोप्टर, यहां का वैल्यू कितना बचेगा, 1/2। तो जो अपने पास ये वाली वैल्यूज आएंगी ना, ये वैल्यू 1/R1 माइनस 1/R2 जो आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा 8 के बराबर, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि जो अपने पास में इसका पावर होगा वो वाटर के अंदर कितना होगा, तो उस वाले पावर को अपन लोग लिख लेते हैं 1/f, अगर मैं इसको वाटर के अंदर ले जाता हूं, ठीक है। तो यहां की जो वैल्यू आएगी अपने पास में, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, इस वाले का कितना है बताओ, 4/3 है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं यहां रखने के बाद तो ये हो जाएगा 9/8 -1, और यहां का जो वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 8 आ रहा है। तो यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 8 बन गया, और ये 9 - 8 हो गया, और इनटू में 8 आ गया, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वैल्यू कितना बचेगा, 1। तो पावर का जो वैल्यू आ गया अपने पास में वो 1 डायोप्टर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास बनेगा ऑप्शन नंबर बन जाएगा सेकंड। तो फाइनल आंसर विल बी 1 डायोप्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14।
मिनिमम रिक्वायर्ड साइज ऑफ ए प्लेन मिरर टू विजुअलाइज कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अपन जानते हैं जो कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो साइज रिक्वायर्ड होता है वो कंप्लीट होता है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर्मूला बेस्ड है। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच एट एंगल 60 डिग्री। इवन में अपने को गिवन है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एंगल ऑफ 20 डिग्री, सिमेट जो इस मिरर के बीच में रखा हुआ है, फ्रॉम वन मिरर, देन टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा का वैल्यू कितना है बताओ 60 है, तो वैल्यू नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा फर्स्ट। तो 15 में जो नंबर ऑफ इमेजेस अपने को फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दें। इसमें बोला गया अनंत पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, इसके संपर्क में दूसरा लेंस लगाने पर जो प्रतिबिंब लेंस संयोजन की ओर 10 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो जाता है, तो लेंस की शक्ति होगी। देखो सबसे पहली बात सुनो, देखो ये कोई लेंस लिया अपन ने और यहां से इनफाइनाइट से कोई लाइट रेज आ रही है और इसका ये कह रहा है फाइनल इमेज जो बन रहा है ना वो 20 सेंटीमीटर में बन रहा है। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ हो गया, तो f1 बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसके कॉम्बिनेशन में कोई दूसरा लेंस रख दिया है, तो ऐसा करने से जो फाइनल इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गई। इसका मतलब इन दोनों लेंसेज का कंबाइंड फोकस बोलो यहां से कितने सेंटीमीटर पे है 10 पे, तो अपन बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो अपने से ही बोला गया है कि लेंस की शक्ति बतानी है अपने को, है ना, पावर बताना है। ठीक, तो अपन लोग ऐसे बोलेंगे 1/f इक्विवेलेंट बराबर कितना आया 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है अपने पास में 10 के बराबर है। 1/f1 कितना था 20, प्लस में कौन आया 1/f2, तो यहां से 1/f2 का वैल्यू आ जाएगा 1/20 माइनस का 1/10। ठीक है जी, तो एलसीएम अपने पास आ गया 20 और यहां का जो वैल्यू अपन लोग लिखेंगे वो बोलो कितना आ जाएगा 1 माइनस का 2, तो अपने पास -1/20 आ गया। ठीक है, तो दूसरे वाले की जो फोकल लेंथ आ रही है ना वो फोकल लेंथ आया -20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है जी, अब -20 सेंटीमीटर आ रहा है तो अपने पास में अगर इसका पावर लिखना है तो पावर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई 1/f के बराबर होता है। लेकिन फोकल लेंथ किसके अंदर रखी जाती है बताओ, मीटर के अंदर रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट है तो यहां से वैल्यू पॉइंट इसका कितना आ जाएगा 0.2, या मैं बोल सकता हूं 10/2, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 5, तो ऑप्शन हो जाएगा 5 डायरेक्टर। अपने से फोकल लेंथ नहीं पूछा है, अपने से क्या पूछा है बताओ, पावर पूछा है, तो पावर का वैल्यू जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा 5 डायरेक्टर के बराबर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछा है, नेचर वेचर इसमें कुछ पूछा नहीं है अपने से। हाँ जी, बात सुने देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि अपने पास में फिगर शोज ए राइट एंगल आइसोस्केलस प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो √2 के बराबर है 1.414। ठीक है, आइसोस्केलस है, ये वाला एंगल अगर अपने पास 90 है तो आइसोस्केलस होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे 45 और 45। ठीक है, इक्वल साइड में। ठीक, अभी कह रहे ये 45 और ये 45 अगर अपने पास में एंगल आ गया इसका, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो अगर अनडिवाइडेड जाएगा लाइट रे तो सीधा जाएगा। देखो इसमें बोला गया है इंसिडेंस आई एट ए बी फॉर विच द रिफ्रेक्टेड रे थ्रू डायगोनल फेस एसी गोज अनडेविएटेड, मतलब इस पे टकराने के बाद में लाइट के पाथ में किसी प्रकार का डेविएशन नहीं आना चाहिए, और डेविएशन नहीं आएगा तो बताओ कैसे पास करेगा, सीधा पास करेगा। तो ये 45 है, ये 45 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, अगर सीधा जाएगा तो ये एंगल 90, ये ए, तो ये 90 माइनस ए, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा ए के बराबर, तो ए को अपन बोल सकते हैं 45, तो यहां से मैं बोल सकता हूं 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू अपने पास जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, √2 से √2 गया तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 90, साइन आई बराबर 1 है तो आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90। इसको एक नाम से अपन और भी बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, स्पर्शीय आपतन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 जो अपने पास है इसमें पूछा 18 सॉरी, जो अपने पास में यहां से पूछा गया है कि जो प्लेन मिरर होता है वो प्लेन मिरर किस प्रकार का अपने पास में लेटरल मैग्निफिकेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। दर्पण, समतल दर्पण पार्श्व आवर्धन उत्पन्न करता है। लेटरल मैग्निफिकेशन पूछा है तो अपने पास वैल्यू जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा +1 मैग्निफिकेशन। सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड बात है। 19 वाला देखें भाई, इफ द एंगल ऑफ डेविएशन बाय ए प्लेन मिरर इज 120 डिग्री,
ऑफ ए रे इंसिडेंट ऑन इट, देन द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द मिरर इज। ठीक है, देखो क्या होता है बात समझना है। प्लेन मिरर पे कोई लाइट रे आके टकराई और प्लेन मिरर का डेविएशन दे रखा है। ठीक है, लाइट रे अगर आगे टकराती है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने पास में आई के बराबर है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और इधर से अगर अपन जाते हैं तो ये वाला एंगल डेविएशन आता है, और इस डेविएशन को अपन लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो ये आई होता है तो ये भी कितना होता है, आई होता है, पूरा एंगल कितना बनता है 180, तो डेल का वैल्यू आता है 180 माइनस 2i, और 180 अपने को कितना दे रखा है 120, 120 बराबर 180 माइनस 2i। ठीक है, तो 2i का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, 180 माइनस 120 60 आ गया। ठीक है, तो i का वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। आपतित किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण, ओके i 30 आ गया, तो दर्पण के साथ कोण बनाएंगे तो i 30 आ गया, और यहां से अगर मैं एंगल टोटल की बात करता हूं तो बोलो ये कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 19 में कौन सा आ जाएगा अपने पास में, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर है 20। समतल दर्पण बना सकता है केवल वास्तविक, केवल आभासी, या दोनों बना सकता है, वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब दोनों बना सकता है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो बनाता है वो कौन सा बनाता है, रियल बनाता है। दोनों के अंदर एक कंडीशन आता है, तो दोनों बना सकता है, रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहे श्वेत प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्न में से कौन सी आकृतियां विक्षेपण परिघटना को सही ढंग से दर्शाती हैं। देखो विक्षेपण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, और कहां से कहां पर आ रहा है, वायु से जल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वायु से जल में प्रवेश करेगा तो अपन लोग बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। इसमें बहुत सारे कलर हैं, अलग अलग कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे कम होगा उसमें जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो सबसे कम होगा, क्योंकि डेविएशन उसमें सबसे कम आता है। तो रेड कलर जो होता है ना वो इससे ज्यादा डिस्टेंट होता है। ठीक है, तो अपन लोग बोल सकते हैं देखो रिफ्रैक्शन एंगल ऑलवेज इंसिडेंस एंगल से तो कम होगा, पहली बात तो ये समझ आ गया। और इसमें सबसे ज्यादा कौन से वाले का आएगा, रेड का, क्योंकि रेड में आने वाला जो डेविएशन होता है वो लेस होगा, कौन से वाले से, वॉयलेट वाले से। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। देखो पाथ तो डेविएट होगा, ये तो अपन ने मान लिया, और अपने पास डेविएट होगा तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में एयर से अगर इसके अंदर आया तो पाथ डेविएट होंगे, और डेविएट होंगे इसका मतलब रेड में डेविएशन सबसे कम आता है, क्योंकि रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बोलो सबसे ज्यादा होता है कि सबसे कम होता है, सबसे कम ऑफर करता है कोई भी मीडियम। बोलो क्लियर, तो अपने पास में जो ऑप्शन बन रहा है 21 का वो थर्ड बन जाएगा। समझ आई ना बात, ये एंगल आई है, आर का वैल्यू लेस देन आई होगा, ये बात तो सही है, और आर में सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड कलर का, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे रिफ्रैक्शन एंगल सबसे ज्यादा है, कौन से वाले से, वॉयलेट वाले से। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है जी, ये कह रहा है तालाब की सतह पर एक अपारदर्शक चकती रखी जाती है जिसमें द्रव का अपवर्तनांक 5/3 है। प्रकाश का एक स्रोत द्रव की सतह से 4 मीटर नीचे रखा गया है। स्रोत पर सममित रूप से रखी गई डिस्क के न्यूनतम व्यास की गणना करें ताकि प्रकाश तालाब से बाहर ना निकले। देखो TIR का एग्जांपल है, ये अपन पढ़ते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनाते हैं। जैसे मान लो इस सरफेस के ऊपर अपन ने बनाया, यहाँ पे कोई सोर्स रखा है तो लाइट रे ऐसे जा रही होती है इससे, ठीक है, और एक ऐसा एंगल आता है क्रिटिकल एंगल जिसपे लाइट रे सरफेस के अलोंग चली जाती है यहाँ पर, जैसा कि अपने को ध्यान है, थ्योरी में खूब पढ़ा हुआ है। और यहां तक अगर मैं किसी डिस्क को रखता हूं तो बताओ क्या होगा, इससे लाइट रे यहां से आगे की लाइट रे बोलो जाएगी या नहीं जाएगी, तो वापस इससे आगे इंसिडेंट होगी तो वैसे TIR होगा ना। यहां से अगर मान लो लाइट रे टकरा रही है जाकर बाहर जाएगी, TIR होगा, TIR। तो यहां तक की लाइट रे जो होगा वो बाहर नहीं निकलेगी, तो इसका रेडियस अपन लोग लिख लेते हैं। और जैसा कि थ्योरी के अंदर अपन लोग इसका फॉर्मूला जो बनाते हैं रेडियस वगैरह का, R वगैरह का, तो बड़ा सिंपल सा मामला होता है। रेडियस R के लिए जो अपन फॉर्मूले को डिराइव करते हैं TIR से, वो R/, चलो पहला मैं पूरा डिराइव करके ही बता देता हूं, ठीक है। एंगल C आ गया, क्रिटिकल एंगल, ये कौन आ गया बताओ, H आ गया, अपने को R का वैल्यू चाहिए, ये वाला एंगल C है तो ये वाला एंगल भी कितना है, C है, तो अपन लोग बोलेंगे यहां से tan C बराबर R/H, तो R का वैल्यू बोलो किसके बराबर आ जाएगा, H इंटू tan C। सही बात है। यहां से जो अपन क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो क्रिटिकल एंगल में अपन लोग एक बात जानते हैं, sin C बराबर 1/μ आता है, 1/μ रखेंगे तो आ जाएगा 3/5। कितना है बताओ, 3/5 के बराबर, ठीक है। और अगर 3/5 के बराबर आ रहा है तो साइन का जो वैल्यू अपने पास में 3/5 आएगा, तो अपन लोग बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 10 का वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगा 37।
तो 10 का वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 3/4 आ जाएगा। तो r का वैल्यू जो अपने पास आया वो r का वैल्यू बोलो कितना होगा, h इंटू 10c। 10c का वैल्यू कितना है, 3/4 है। h का वैल्यू भी 4 है तो ये बन गया 3। लेकिन अपने से r पूछा है कि डायमीटर पूछा है, डायमीटर। तो डायमीटर पूछेंगे तो r होगा कि 2r हो जाएगा, 2r। तो आंसर अपने पास आ जाएगा 6 मीटर के बराबर। ठीक है जी। हाँ जी, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन ए कंटेनर 21 सेंटीमीटर इन हाइट सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड व्हेन व्यूज फ्रॉम द टॉप। ठीक है, क्या मतलब है, बात सुनना। देखो, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर अगर मान लो अपन कोई लिक्विड भरते हैं और उस लिक्विड के अंदर मान लो इसका टोटल जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है। मान लो मैंने लिक्विड भरा एच डेप्थ में, तो यहां की जो वैल्यू बच गई वो 21 माइनस एच बच गई। अब यहां से अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर इसको देखता है तो ये हाफ फील्ड दिखना चाहिए। हाफ फील्ड का मतलब है यहां खाली कितना था, 21 माइनस एच। तो जो ये एच है ना, ये एच, इसकी अपेरेंट हाइट बनेगी वो भी इसके बराबर होना चाहिए। मतलब जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे दिखे। तो मैं कह रहा हूं जो एच का अपेरेंट इमेज बनेगा, एच डेस, बोलो एच डेस बराबर क्या आएगा, एच बाई म्यू। और एच बाई म्यू का मतलब 4/3। तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं 3h/4 आ गया। ठीक है। अच्छा, 3h/4 जो बना इस h का, उसका वैल्यू 21 माइनस एच के बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर होंगे तो अपने को लगेगा ये जितना खाली है उतना ही भरा हुआ है। अपेरेंट इमेज जो दिखेगी ना इसकी, वो इसके बराबर दिखना चाहिए। तो अपन लोग बोल सकते हैं 21 माइनस एच ही एच डेस है और इसका वैल्यू बोलो किसके बराबर आया, 3h/4 के। तो अपन यहां से वैल्यू अगर लिखें 21, तो उधर से जो वैल्यू अपने पास आ जाएगा 21 माइनस एच बराबर 3h/4 है, राइट। तो यहां से h का वैल्यू अगर अपन सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, ये अपना क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24। ए प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट ए हाइट 1 मीटर अबव द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग वाटर, 4/3 दे रखा है, अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से भरा हुआ है। द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बॉटम फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। देखो, सबसे पहले ये बॉटम इससे कितनी दूरी पर है बताओ, 1 मीटर पर है। बट क्या वास्तव में 1 मीटर पर हो गए, इसमें शिफ्टिंग आएगा, शिफ्टिंग आएगा। तो शिफ्टिंग आएगा तो मैं बोल देता हूं एच डेस बाई एच बराबर, एच डेस बाई एच बराबर, बोलो कितना आएगा, म्यू बाय, जो अपने बोल सकते हैं 1/म्यू आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, तो 4 × 3 आ गया। ठीक है। तो एच डेस जो अपने को दिखाई देगा ना, वो एच डेस अपने को दिखाई देगा 20 × 3/4। इसका 3/4 होगा तो आ जाएगा 5। तो ये टोटल आ गया 15 सेंटीमीटर के बराबर। और 15 सेंटीमीटर का मतलब अपन लोग इसको बोल सकते हैं कि अपने पास में जो एच डेस है ये 100 सेंटीमीटर हो गया टोटल। 15 सेंटी, अब देखो बात समझना, ये टोटल भरा हुआ कितना है 20, लगेगा कितना, अपने को लगेगा 15। तो यहां से कितना दिखा 95, तो इमेज भी कितने पर बनेगी 95। तो आंसर आ जाएगा 95 बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 24 का अपना आंसर है। क्योंकि कारण देखो क्या है, वैसे अगर ये खाली होता तो 1 मीटर पे होता, अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो इसकी शिफ्टिंग होगी, अपेरेंट पोजीशन बनेगी। तो वास्तव में 1 मीटर है और लिक्विड जो 20 सेंटीमीटर पे था वो 95 सेंटीमीटर पे अपीयर होगा। तो टोटल यहां से 15 सेंटीमीटर पे, तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा, जो टोटल था वो तो 100 मीटर है। फिर टोटल पोजीशन बनेगा अपने पास में -5 करना पड़ेगा, तो वैल्यू अपने पास बनी 95 सेंटीमीटर। और 95 सेंटीमीटर अगर मिरर के सामने है तो इमेज भी कहां पर बनेगी, 95 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, बात समझे ध्यान से। ए लाइट हैज एम्पलीट्यूड ए आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर। एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर इज 60 डिग्री। लाइट ट्रांसमिटेड बाय एनालाइजर हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ। देखो, इंटेंसिटी अपने को कुल मिला के बात करनी है ना, तो बात समझो। देखो, जैसे मान लो यहां से आई नोट आया और मान लो एनालाइजर में से पास करने के बाद में जो यहां इंटेंसिटी बचती है वो आता है आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, राइट। तो अपन लोग बोल सकते हैं आई बराबर आई नोट इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 की बात करते हैं तो एंगल है 60 डिग्री। तो कॉस 60 हो गया 1/2, तो आ गया 1/4। तो अपने पास इंटेंसिटी बनी आई नोट बाय 4 के बराबर। ठीक है, तो बात समझना ध्यान से। देखो, ये अगर आई नोट है तो इसका एम्पलीट्यूड में ए बोल लेता हूं, और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होता है। बात समझ आ गई। तो अगर मैं ये बोलता हूं जब आई नोट है तो आई नोट का मतलब अपन ने बोल दिया, आई नोट को अपन लोग लिख सकते हैं KA²। ठीक है, और आई नोट बाय 4 जो अपने पास आया उसको लेते हैं KA'²। K से K कैंसिल आउट हो गया। यहां से अपने पास वैल्यू बचेगा, वो कौन बच जाएगा, 4/1 बचेगा। तो अपन बोल सकते हैं A² डिवाइडेड बाय A' स्क्वायर बराबर अपने पास में वैल्यू बोलो किसके बराबर आ रहा है,
4/1, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a डैश का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, a/2। ऐसा अपने पास ऑप्शन नंबर कौन से में है, 4 में। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का। हाँ जी, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान दें, देखो, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ए मैग्नीफाइंग पावर 30 सेंटीमीटर, मतलब इसका टोटल मैग्निफिकेशन अपने को 30 दिया हुआ है, नेट मैग्निफिकेशन। फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस इज 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब एफ का वैल्यू डी है। इफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, इसका मतलब वी का वैल्यू भी अपने पास में सॉरी एफ का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और वी का वैल्यू किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, देन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अपने को ऑब्जेक्टिव लेंस का पूछा है, जैसे कि अपन जानते हैं लेंसेज के कॉम्बिनेशन से जो मैग्निफिकेशन आता है एम, वो होता है m0 इंटू एम। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये आई लेंस का, ठीक है। तो अपन लोग इसको लिखते हैं m0 इंटू 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे d/f ही हो जाता है। और m का वैल्यू अपने को किसके बराबर दिया हो बताओ, 30 के, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अपने को गिवन है। d का वैल्यू अपन जानते हैं 25 होगा और इसका जो वैल्यू आ गया अपने पास में f का वैल्यू 5 है, तो यहां से अपने पास 5 प्लस 1 6 आ गया, तो m0 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 30 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब आ जाएगा 5, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा है कोई भी लाइट रे है जो 60 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होती है, आपतित होती है कोई कांच की प्लेट पर, ठीक है। परावर्तित या मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पूर्णतया ध्रुवित प्राप्त होती है, मतलब कंप्लीटली पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड। तो कांच की प्लेट का अपवर्तनांक निकालना है। तो जैसा कि अपन जानते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, और उसमें एक लॉ आता है अपने जिसको अपन बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो पोलराइजिंग एंगल वगैरह को डिफाइन करते हैं और वहां से म्यू में और पोलराइजिंग एंगल में एक रिलेशन होता है, म्यू इक्वल टू 10 इनवर्स आईपी, ठीक है जी। तो म्यू का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा 10 इनवर्स, आईपी का वैल्यू यहाँ कितना है, एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। और 60 डिग्री गिवन है तो 1060 का वैल्यू कितना होगा, √3, तो म्यू इक्वल्स टू √3, तो अपने पास आ जाएगा 1.732। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोला गया है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द लाइट ऑफ ए वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। थर्ड ब्राइट फ्रिंज, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस हो गया 3 लेमडा, और इसकी जो पोजीशन अपने पास में है उसको मैं लिख सकता हूं 3 लेमडा d/d, राइट। कोइंसाइड्स विद द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ अनदर सोर्स, मतलब किसी और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करना इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, यहां से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से इन दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी या बराबर होगी, बराबर, वाई सेम होगा, ठीक है। कोइंसाइड करेगा इसका मतलब मैं इसको λ1 मान लेता हूं, दूसरे वाले को अपन लोग बोल सकते हैं 4 λ2 d/d, ठीक है ना, डिस्टेंस इक्वल है। तो d/d से d/d क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और λ2 का जो वैल्यू अपने पास आएगा वो 3/4 टाइम्स ऑफ λ1 हो जाएगा। तो अपन बोलते हैं 3/4, और λ1 का जो वैल्यू है वो 600 नैनोमीटर अपने पास है। तो यहां से अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में एक पर्टिकुलर देखो 600 इंटू 3/3/4 आ गया, तो मेरे हिसाब से शायद इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे 3/4 है तो वैल्यू आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 4, और इसको अपन डिवाइड करें तो अपने पास आ जाएगा 4 और 450 नैनोमीटर के बराबर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। लेमडा इसका मतलब अपन लोग लिख सकते हैं, वैल्यू सिंपल है, मतलब कोइंसाइड करेगा तो y का वैल्यू सेम रहेगा, y सेम रहेगा तो अपन थ्योरेटिकली भी अपन पढ़ते हैं n1 λ1 बराबर n2 λ2 के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोला कि पोलरॉइड अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा इसका क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब पैटर्न इसका थोड़ा बोलते हैं। 2 पोलरॉइड आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बीम, इंटेंसिटी ऑफ I0 है, सच दैट नो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द सेकंड पोलरॉइड। किसी दूसरे पोलरॉइड से जो बाहर लाइट आ रही है उसका इंटेंसिटी 0 है, मतलब कोई लाइट नहीं आ रही है। इफ ए थर्ड पोलरॉइड whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of the first polaroid is placed between these polarities, है ना, ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लो ये पहला मान लिया अपन ने, पहला पोलरॉइड है, ठीक है। दूसरे वाला पोलरॉइड में मान लेता हूं बीच में रखा हुआ है, जो इसके एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताओ, थीटा। और यहां पे जो अपन बोल रहे हैं लास्ट वाले में जो लाइट है वो बाहर नहीं आ रही है, इंटेंसिटी बाहर नहीं आ रही है, सबसे लास्ट वाले में इंटेंसिटी 0 आ रही है, या अपन क्या बोल सकते हैं, सच दैट नो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द सेकंड पोलरॉइड। तो सेकंड पोलरॉइड में कोई लाइट नहीं आएगी, इसका मतलब ये दोनों क्रॉस्ड कंडीशन में होंगे, पहला और दूसरा, लेकिन अपन ने बीच में एक पोलरॉइड और रख दिया है ना,
तो पहली कंडीशन क्या दी है, पहले वाले में जो इंटेंसिटी एंटर हो रही है वो आई नॉट हो रही है, ठीक है। तो यहां इंटेंसिटी मैंने अपन जानते हैं एक पोलैरिटी से आने के बाद कितना हो जाता है, आई नॉट बाई 2। अब इसमें और इसमें एक्सिस कितना है बताओ, थीटा। तो यहां अपने पास में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा आई नॉट बाई 2, और इसको अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थीटा को, तो अपन बोलेंगे आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन अपने पास में है उस कंडीशन को अपन लोग लिखते हैं, जैसे इसमें और इसमें अगर एंगल बनेगा, वो एंगल बताओ कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा बनेगा तो इस वाले को अपन लोग बोल सकते हैं, इसमें एंटर कितना किया, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साथ में जो अपन वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं वो वैल्यू अपन पुट करेंगे, इनके और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बताओ, साइन स्क्वायर थीटा के अंदर। तो यहां से बोल सकते हैं आई नॉट बाई 2, और इसको मैं लिखता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अगर ऐसा करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया मैंने इसको, है ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन 2 थीटा के बराबर, राइट। तो यहां से जो इंटेंसिटी अपने पास बनेगा वो बन जाएगा आई नॉट बाई 8, और साथ में अगर इसको अपन लिखना चाहें तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल बात है, ट्रांसफॉर्म करा है फॉर्मूले को। पहले वाले में इंटेंसिटी आई नॉट है, इससे आई नॉट बाई 2 जाएगा, यहां से निकलेगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ से अपन लिखते हैं। और इस सेकंड में और थर्ड पोलैरिटी में जो एंगल आ गया वो 90 माइनस थीटा है, तो इसको मैं लिखूंगा, इसमें आने वाली इंटेंसिटी एंटर करने वाली कितनी है, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वहां से अपने पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको मैंने साइन थीटा पुट कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस इक्वेशन को चेंज करा है, तो अपने पास आ जाएगा आई नॉट बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के बराबर आंसर आ जाएगा। तो अपने आई नॉट बाई 8 सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपने पास में 30। क्या बोला, देखो बात समझो ध्यान से। इसमें बोला गया इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन फोर्थ मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा। क्या बोला गया, फोर्थ मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा इज n टाइम्स एज दैट ऑफ फ्रिंज विड्थ। देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, अपन जानते हैं लेमडा डी बाई डी लिखते हैं अपन इसको। क्या लिखते हैं बताओ, लेमडा डी बाई डी के बराबर। फ्रिंज विड्थ होता है चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, दोनों का बराबर होता है, डार्क का भी और ब्राइट का भी। अब इसमें बोला गया कि सेपरेशन किस किस के बीच में, देखो फोर्थ मैक्सिमा, अगर फोर्थ मैक्सिमा की कंडीशन लिखूंगा तो अपने पास में इसका वैल्यू आ जाएगा 4 लेमडा डी बाई डी, ठीक है जी। और इसके बाद में बोल रहा है कि थर्ड मिनिमा, अपन जानते हैं कि जो अपने पास में थर्ड मिनिमा की कंडीशन आती है, मिनिमा बोलो, पहला मिनिमा कहां पर मिलता है अपने को, जैसे सेंट्रल मैक्सिमा 0 भी बनता है, उसके बाद में जो पहला मिनिमा बनता है वो कहां पर बनता है, लेमडा बाई 2 पे, उसके बाद में 3 लेमडा बाई 2 पे, उसके बाद में 5 लेमडा बाई 2 पे। तो अपने पास में जो इस थर्ड मिनिमम की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगा 5 लेमडा डी बाई डी, राइट। अब कह रहा है इन दोनों के सेपरेशन में जो है ना, ये कह रहा है इज n टाइम्स एज दैट ऑफ फ्रिंज विड्थ द वैल्यू ऑफ 2n विल बी। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो फ्रिंज विड्थ का n टाइम्स है, तो इन दोनों के सेपरेशन को मैं ऐसे लेता हूं, n टाइम्स ऑफ लेमडा डी बाई डी, ये फ्रिंज विड्थ है, n टाइम्स हो गया सेपरेशन, इन दोनों का सेपरेशन। तो अपन बोल सकते हैं लेमडा डी बाई डी तो आ जाएगा बाहर, 5 बाई 2 सॉरी, है ना, लेमडा बाई डी तो आ गया बाहर, और यहां पर बचेगा 4 माइनस का 5 बाई 2, एलसीएम अपने पास में 2 आ गया, तो यहां बचेगा 8 माइनस 5 बाई 2, इसका मतलब आ जाएगा 3 बाई 2 के बराबर, राइट, ठीक है। लेमडा डी बाई ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n बराबर अपने पास में यहां से जो वैल्यू बचेगा ये बन गया 8 माइनस 5 बाई 2, इसका मतलब 3 बाई 2। तो अपने पास n का वैल्यू 3 बाई 2 आया, लेकिन आंसर अपने से n पूछा कि 2n पूछा है, 2n, तो 2n बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 बाई 2, तो वैल्यू अपने पास बन गया 3 के बराबर, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपना, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चले जी नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है 31। A diffraction pattern is obtained by using a beam of yellow light. What happens if the yellow light is replaced by red light? तो देखो सिंपल सी बात है, रेड का जो अपने पास में वेवलेंथ है वो कौन से वाले से ज्यादा होता है, येलो वाले से ज्यादा होता है, ठीक। तो एक्चुअल में अगर अपन बात करें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जब अपन मैक्सिमा वगैरह पढ़ते हैं तो उस मैक्सिमा वगैरह का अपने को जो एंगुलर विड्थ या विड्थ गिवन होता है, उस विड्थ को अपन लोग जो लिखते हैं थीटा को, वो लेमडा पे डिपेंड करता है। और अगर मान लो अपन ये बोलते हैं यहां से डिफ्रैक्शन पैटर्न जो अपने पास बन रहा होता है,
यहाँ की जो कंडीशन अपन लोग निकालते हैं, जो विड्थ इसका निकालते हैं, थीटा वगैरह और ये सब निकालते हैं, तो थीटा जो आता है यहाँ पे लेमडा डी बाई डी के बराबर आता है, मतलब लेमडा पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, टोटल निकालते हैं तो ये 2 थीटा हो जाता है, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बताओ, लेमडा आएगा, और अगर लेमडा इंक्रीज करेगा तो थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, और ब्रॉड हो जाएगा, और ये सभी पे फर्क पड़ेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा पे सब पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब अगर मान लो मैं येलो को रेड से रिप्लेस करता हूं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो अपने पास आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, नो चेंज, ये बन जाएगा थर्ड वाला, डिफ्रैक्शन बैंड बिकम्स ब्रॉडर, मतलब वाइड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 32, ध्यान देने को। इसमें बोला गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है ना, तो अपन लोग बोल सकते हैं जो 4 लेमडा डी बाई डी है उसको अपन लोग x मान लेते हैं, इसको y को, y4 को, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन इट एंड सेकेंड डार्क फ्रिंज ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बात सुनना ध्यान दो। द डिस्टेंस बिटवीन इट, इट का मतलब कौन सा हो गया, फोर्थ ब्राइट हो गया, ठीक है, एंड सेकेंड डार्क फ्रिंज ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, मतलब ये अपने पास में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और इधर ही अपने पास में एक फोर्थ ब्राइट बना, और यहां पर जो बना वो अपने पास बोल रहा है कौन सा, जो डार्क फ्रिंज हो कौन सा, सेकंड है, ठीक है ना, तो ये अपने पास बन गया सेकंड डार्क, और सेकंड डार्क की अगर मैं कंडीशन लिखता हूं तो ये अपने पास में आ जाएगा, ये y4 आ गया, ठीक है, और अपन लिखेंगे y4 माइनस y, जो सेकंड है वो डार्क है और ये वाला कौन सा है, ब्राइट है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आ जाएगा 4 लेमडा डी बाई डी, राइट, माइनस इसको अपन लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/2 लेमडा डी बाई डी, तो दोनों में जो कॉमन आया वो लेमडा डी बाई डी आ गया, और यहां से जो अपने पास बचेगा वो 4 माइनस 3/2 है, ठीक है, तो यहां से अपने पास बचेगा 5/2 के बराबर, और लेमडा डी बाई डी को देखो अपन लोग लिख सकते हैं, यहां से ध्यान देना, x माना है अपन ने, तो लेमडा डी बाई डी को अपन क्या लिख सकते हैं, x/4 लिख सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा ना वो बचेगा 5/2 और साथ में आ जाएगा x/4, तो वैल्यू आ गया अपने पास में 5x/8 के बराबर, तो ये अपने पास बन रहा है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, चलो जी, सिंपल बात है। नेक्स्ट, द मैक्सिमा नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा, देखो मैक्सिमम नंबर बताना है अपने को, है ना, द पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब जहां पे ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता हो, ठीक है, स्लिट सेपरेशन इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो बात स्लिट्स का मतलब ये बोल दिया अपन ने, इन दोनों के बीच में जो स्लिट S1 और S2 है, इनके बीच का जो सेपरेशन आ रहा है D, ये सेपरेशन वेवलेंथ का कितने टाइम्स है, 2.5 लेमडा टाइम्स है, ठीक है जी। और मैक्सिमा की कंडीशन अपन लोग ये जानते हैं कि मैक्सिमा जो अपने पास होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस आता है डेल्टा x बराबर, वो बताओ क्या होता है, n लेमडा के बराबर होता है, और यहां पार्ट डिफरेंस को आपको अगर ध्यान हो तो d साइन थीटा बराबर अपन लोग लिखते हैं n लेमडा के बराबर, ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू अपने पास आई, वो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो बोलो यहां से किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू n लेमडा बाय d के बराबर, और अपन ये जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट पे भी चले जाते हैं लार्ज स्क्रीन पे, तो साइन थीटा का वैल्यू किसको एक्सीड नहीं करेगा, 1 को एक्सीड नहीं करेगा, 1 के बराबर हो सकता है, तो जो कंडीशन अपने पास आ जाएगा n लेमडा बाई d कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई। तो अपने पास में n कौन है, ये फ्रिंज का नंबर ले लिया, तो n बराबर अपने पास में आ जाएगा d बाई लेमडा के बराबर, किसके बराबर है, d बाई लेमडा, ठीक है। और ये जो नंबर आता है, इस नंबर को हमेशा अपन जो लेते हैं वो एक इंटीजर के फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं, रेशियो के अंदर कभी भी नहीं लिखते हैं। ये एक साइड का आया, दोनों साइड का कितना हो जाएगा, 2d बाई लेमडा, प्लस में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि सेंटर पे भी ब्राइट है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो अपने पास बनेंगे वो बनेगा 2d बाई लेमडा प्लस 1 क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि सेंटर पे जो बनता है स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं यहां से स्क्रीन लेता हूं तो इस स्क्रीन के सेंटर पे भी कौन बनता है, मैक्सिमा बनता है, तो इधर भी बनते हैं इधर भी बनते हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया d बाई लेमडा को 2d बाई लेमडा, और इसको हमेशा किसके अंदर लिखना है बताओ, इंटीजर के अंदर, तो n बराबर 2 टाइम्स ऑफ, बोलो d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2.5 लेमडा दिया हुआ है अपने को, डिवाइड बाय कितना है बताओ, लेमडा, लेमडा से लेमडा गया तो इसको मैं लिखूंगा 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 1, बोलो टोटल कितना आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपने पास में, सेकंड वाला, ठीक है जी। सिंपल मतलब है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूज वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है जी, बात सुने ध्यान से। अगर एक चमकीले फ्रिंज के केंद्र पर तीव्रता का, मतलब जो अपने पास बोल रहे हैं चमकीले फ्रिंज के केंद्र पर तीव्रता का केंद्र से फ्रिंज की चौड़ाई के 1/4 दूरी पर स्थित बिंदु पर
तीव्रताओं से अनुपात होगा। बात सुनना, देखो ध्यान देना, क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 1/4 ऑफ द फ्रिंज विड्थ फ्रॉम द सेंटर। देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लेमडा डी बाई डी होता है भाई, और जो अपने पास में डिस्टेंस बोल रहा है उस डिस्टेंस को अपने पास बोला है इसका 1/4 है। 1/4 का मतलब लेमडा डी बाई 4d हो गया। ठीक है जी, सिंपल बात है। किसका वैल्यू आ गया बताओ अपने पास में, y के बराबर आ गया, इसकी डिस्टेंस आ गई अपने पास, और y बराबर जो अपने पास आया लेमडा डी बाई 4d के बराबर है। ठीक है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि यहां से अगर मान लो मैं इसकी इंटेंसिटी वगैरह फाइंड आउट करना चाहूं, तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि वहां इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले अपने को पता है कि सेंटर में तो इंटेंसिटी क्या होती है, अगर दोनों सोर्सेस बराबर इंटेंसिटी की हैं तो मैं बोल देता हूं कि वो इंटेंसिटी 4I0 के बराबर है। अपन जनरली वैसे करते हैं। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी तब निकालना चाहूंगा जब मेरे पास में जो एक वैल्यू होगी वो पार्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करे। तो मैं यहां से एक कंडीशन डाल देता हूं, बात समझना। देखो अगर कंडीशन डालें तो ये जो कंडीशन आ गया, ये यहां का ये वाला पोजीशन बता रहा है y, और y का जो वैल्यू अपने पास में है वो बन जाएगा लेमडा डी बाई 4d के बराबर। ये अपन जानते हैं d के बराबर होता है, और स्लिट सेपरेशन जो अपने पास बन रहा है वो स्लिट सेपरेशन को अपन लोग किसके बराबर लिखते हैं, d के बराबर। ठीक है, और पार्ट डिफरेंस वैसे अगर अपन लिखना चाहें डेल्टा x का वैल्यू, तो वो अपने पास में d sin थीटा के बराबर होता है। चलो बहुत बढ़िया भाई, डेल्टा x बराबर d sin थीटा। ठीक है, और साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहां से वैल्यू अपने पास में कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा d इंटू जो डेल्टा x का वैल्यू आ गया अपने पास में वो आ जाएगा d इंटू साइन थीटा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, टेन थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए होता है, और ये y अपॉन डी होता है। और y अपॉन डी को अगर मैं लिखना चाहूं तो अपने पास आ जाएगा लेमडा d अपॉन 4d इंटू डी। तो d से d क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस d से ये d कैंसिल आउट हो गया। तो पार्ट डिफरेंस का जो वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, लेमडा बाई 4। तो यहां से अगर मैं फेज डिफरेंस निकालना चाहूंगा ना, तो फेज डिफरेंस के लिए अपने डेल्टा x में और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बताओ, डेल्टा x का जो वैल्यू आता है वो आता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई के बराबर। ठीक है, और जो फाई अपन लोग लिखना चाहेंगे उसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू में आ जाएगा डेल्टा x। अब बताओ डेल्टा x का वैल्यू किसके बराबर है, लेमडा बाय 4 के बराबर। तो अपने पास में वैल्यू आ गया पाई बाई 2 के बराबर। तो फेज डिफरेंस का वैल्यू बोलो किसके बराबर है, पाई बाई 2। बात शायद समझ गए होंगे आप लोग। यहां कह रहा है y का वैल्यू लेमडा डी बाई 4d के बराबर है, राइट। तो यहां से मैंने डेल्टा x बराबर डी साइन थीटा लिखा, एंगल स्मॉल होते हैं तो मैं साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकता हूं, और टेन थीटा बराबर कितना आएगा, y अपॉन डी के बराबर। जैसा कि अपन थ्योरेटिकली इमेजिन भी करते हैं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, राइट। अब यहां से अपने पास में जो फेज डिफरेंस है वो बताओ किसके बराबर आ गया, पाई बाई 2 के बराबर। और सुपर इंपोज करने वाली जो वेव्स हैं, सुपर इंपोज करने वाली जो वेव्स हैं उनका इंटेंसिटी रेशियो जो अपने पास आता है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम तो अपन ने 4I0 निकाल दिया अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम आती है। अब इस वाले पॉइंट पे अगर अपने को निकालना हो तो इसको मैं लिख देता हूं I डैश बराबर I0 प्लस I0 2, यहां भी आ जाएगा अपने पास I0 रूट I0 होता है, रूट I1 रूट I2 के बराबर, और साथ में इसका वैल्यू बोलो किसके बराबर आ गया, cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 बोलो किसके बराबर हो गया, 90 0 हो गया। तो यहां बोलो कौन बचा, 2I0। तो देखो ध्यान देना, मैक्सिमम कितना था 4I0, ये वाला कितना है 2I0, तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास 2 के बराबर। तो ऑप्शन जो अपने पास बन जाएगा वो ऑप्शन बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो क्या मतलब थोड़ा ध्यान रखना थ्योरेटिकली और कुछ ज्यादा नहीं। 35 देखो, when YDS is carrying from air to water then choose incorrect statement। देखो बात समझना ध्यान से, वाटर के अंदर ले जाएंगे तो लेमडा क्या होगा, लेमडा बाई म्यू हो जाएगा, लेमडा डैश। तो पोजीशंस जो फ्रिंजेस की हैं y बराबर क्या होता है, जब मान लो ब्राइट ही मान लेते हैं, n लेमडा डी बाई म्यू डी हो जाएगा। तो y का वैल्यू घट गया, इसका मतलब फ्रिंजेस सेंट्रल ब्राइट के पास आएंगे। तो पहले वाला तो वैसा सही है। मोर नंबर ऑफ फ्रिंज विल ऑब्टेन्ड इन द फील्ड ऑफ व्यू, शिफ्ट ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर सेम, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। अपने को जो स्टेटमेंट चूज करना हो कौन सा करना है, इनकरेक्ट करना है। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगा, सही बात है। ये अपने पास में फ्रिंज विल शिफ्ट टुवर्ड सेंटर, ये बात भी सही है। शिफ्ट ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर सेम, सभी का शिफ्टिंग पूछ रहा है कि भी सेम आएगा क्या, ये बात अपने को ध्यान रखना है। तो सेम की अगर अपन बात करें तो सेम तो शायद नहीं होगा, क्योंकि y का वैल्यू सबका क्या आएगा, अलग अलग आएगा, n सबका अलग अलग है। तो अपन बोल सकते हैं मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड इन
फील्ड ऑफ व्यू, मतलब पास आ जाएगा तो नैरो हो जाएगा जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, और फ्रिंज पैटर्न नैरो होने से अपने पास में जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज हैं, वो नंबर ऑफ फ्रिंजेज जो अपने पास बनेंगी वो स्क्रीन पे कम दिखाई देंगी या ज्यादा दिखाई देंगी, ज्यादा कंप्रेस हो गया ना पैटर्न। तो पहले मान लो किसी फ्रिंज के ऊपर 8 स्क्रीन के ऊपर 8 फ्रिंजेज आ रही थी, तो कंप्रेस होने से और स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो जो फ्रिंजेज स्क्रीन पे नहीं मिल पा रही थी वो भी उसके ऊपर बन जाती हैं। ठीक है, तो अपने पास बोल सकते हैं जो मोर, अच्छा ये तो करेक्ट हो गया ना, ओके। तो अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट का ढूंढना मतलब कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, पहला फ्रिंज विल शिफ्ट टुवर्ड सेंटर, सही बात है। मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड एट द फील्ड, ये भी सही बात है। फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, ये भी सही बात है। तो गलत कौन सा हो गया, थर्ड वाला, शिफ्टिंग सेम नहीं आएगा। हाँ जी, अपना क्वेश्चन नंबर है 36, ध्यान देना। देखो, स्लिट सेपरेशन है वो इंक्रीज करा गया है 50% से, और स्क्रीन है वो सेपरेट किया गया है 125% से इनिशियल वैल्यू का। तो फ्रिंज विड्थ अपने को डिफाइन करना है। तो यहां से जो बीटा डैश का वैल्यू अपन निकालते हैं वो आ जाएगा लेमडा, लेमडा तो अनचेंज है, इसका वैल्यू है 1.25d, 125% बढ़ाया, ये आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ डी। तो यहां से अगर अपन चेक करेंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा 5/6 ऑफ बीटा, तो लेस देन बीटा है ये। ठीक है, क्योंकि बीटा का वैल्यू लेमडा डी होता है। इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। कितने से डिक्रीज हुआ, 1/6 से। डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं, मतलब बीटा माइनस बीटा डैश का जो वैल्यू आएगा वो 1/6 बीटा के बराबर आ जाएगा। तो अपने से कितने से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज्ड बाय 1/6 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 37, अगर इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज आर 1.5 सेंटीमीटर एंड 6.25 सेंटीमीटर। तो एक तो अपने पास ऑब्जेक्टिव हो गया और दूसरे वाला कौन सा हो गया, आई लेंस हो गया। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25, मतलब डिस्टिंक्ट विजन पे बना है। द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी, देखो सिंपल बात है, ध्यान देना। लेंथ का मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, और मैं कह रहा हूं यहां पर अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा और वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा, तो इसने कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज बनाई होगी। तो ये वाली डिस्टेंस अपने पास u0 है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया v0, और ये ऑब्जेक्ट इसके लिए किसका काम करेगा, जो इसने इसके लिए इमेज बनाई वो इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ये डिस्टेंस आ गया ue। तो एक्चुअल में अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो v0 प्लस ue निकालना है, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगा। अब देखो दोनों में लेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल बात है। पहले वाले से अगर v0 निकालना चाहूं तो मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा लेता हूं, बोलो क्या बनेगा, 1/v0 माइनस 1/u0, दिस इज इक्वल्स टू 1/f0। यहां से अपने पास किसका वैल्यू आ जाएगा बताओ, v0 का। ठीक है, तो अपने पास में ये जो वैल्यू आ रही है वो तो v0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, लेंथ तो फाइंड आउट करना है, तो v0 तो यहां से मिल जाएगा। अब ue अपने को निकालना है, फाइनल इमेज अपने को दे रखा है। ठीक है, यहां से वैल्यू में लिखूंगा तो 1/v0 माइनस 1 अपॉन यहाँ का वैल्यू कितना है, -2 बराबर 1 अपॉन f0 का वैल्यू अपने पास में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कितने का है, 1.5 है। इसको अपन वैसे लिख सकते हैं 10/15। तो यहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, v0 का। अगर मैं आई लेंस के लिए बात करता हूं तो यहां से फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1/ve माइनस 1/ue इक्वल्स टू 1/fe। ve का वैल्यू अपने पास में कितना है बताओ, -25 है। ठीक है, -1/ue अपन कैलकुलेट कर लेंगे, और fe का वैल्यू बोलो किसके बराबर है, fe का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन में वैल्यू है 6.25, इसका मतलब 100/625 लिख देता हूं। तो यहां से अपने पास किसका वैल्यू आ जाएगा, ue का, और ue प्लस v0 जो अपने पास होगा वो लेंथ ऑफ जो माइक्रोस्कोप है उसको डिफाइन करेगा, और इसका एज पर अपने आंसर जो वैल्यू गिवन है वो 11 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। ठीक है जी, हाँ जी, इसमें गिवन है 38 में अपना क्वेश्चन 38, an astronomical telescope has an objective of focal length 100 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. Maximum magnification of this telescope will be, देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब आता है, जब फाइनल इमेज बनता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे डी पे बनता है ना। तो इसका फॉर्मूला तो अपन वैसे भी जानते हैं, f बराबर आ जाएगा f0/fe और 1 प्लस fe अपॉन डी, और जो मिनिमम आता है वो इनफाइनाइट बनता है, उसका तो अपन जानते हैं f0/fe के बराबर आता है। तो यहां से अगर आप f0/fe लिखेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू अपने पास बनेगा f0/fe, ठीक है, 100/5 है। 1 प्लस बोलो fe का वैल्यू कितना है, आई लेंस का 5 है, डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू बोलो कितना है, डी का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 25, तो आएगा 1/5 और ये आ जाएगा 6/5, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 6/5, तो वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 24, आंसर आ जाएगा 4th इसका। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
ठीक है, बात सुनो, देखो क्या है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने मोटाई टी अपवर्तनांक म्यू की एक पतली पारदर्शक सीट रखी जाती है, तो पूरा फ्रिंज पैटर्न निम्न दूरी से स्थानांतरित होगा। कितने से शिफ्ट होएगा? देखो थ्योरेटिकली अपन इसको डिराइव कराते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड अगर आप इसको याद रखें ज्यादा बेटर है। कि अपन ये बोलते हैं कि किसी भी फ्रिंज के किसी भी स्लिट के सामने अगर अपन कोई भी स्लैब रख देते हैं, कोई मीडियम रख देते हैं, तो फ्रिंज पैटर्न जो होता है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में सुपरइम्पोज करने वाली वेव्स में एक ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ जाता है। और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आने का मतलब जो होगा, वो फ्रिंजेस जो है वो पाथ डिफरेंस जहां जीरो होना चाहिए वहां जीरो नहीं होकर के किसी और पोजीशन पे जीरो होता है। ऐसे रखते हैं ना अपन, जैसे मान लो एक स्लिट S1 लिया, दूसरा S2 लिया, सुपर इंपोज करेंगे तो यहां पार्ट डिफरेंस जीरो आना चाहिए, बट यहां नहीं होकर के अगर मान लो मैं इसके बीच में रख देता हूं, तो इसका ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसके पाथ को भी अपन ऑप्टिकली अगर इंक्रीज करते हैं तो इधर ही एक पॉइंट ऐसा बन जाएगा जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा और सेंट्रल ब्राइट यहां शिफ्ट कर जाता है। और सेंट्रल ब्राइट जो शिफ्ट करता है उसका फॉर्मूला जो अपने पास होता है वो सिंपली शिफ्टिंग एंगल वेंगल से भी ले सकते हैं अपन लोग, μ-1 इंटू टी डी अपॉन डी से अपन रिप्लेस करते हैं। तो फॉर्मूला जो अपने पास आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इनमें से फर्स्ट वाला तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि अपॉन में जो फॉर्मूला गिवन है वो लेमडा गिवन है, ठीक है। और इसमें सेकंड वाले में भी लेमडा डी बाई डी है, तो लेमडा की जगह टी आएगा, तो अपने पास ऑप्शन बन जाएगा थर्ड वाला। याद रखिए क्योंकि डेरिवेशन यहां कराना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग जो आएगी फ्रिंज पैटर्न की वो कितनी आ जाएगी? μ-1 टी डी अपॉन डी के बराबर। 40 देखें, थ्योरेटिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है। एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाती है, तब इसकी लंबाई का जो मान है वो अपने को बताना है कि भाई इसकी लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो लेंथ पे जो अपने पास में फर्क पड़ता है, लेंथ को अगर अपन डिक्रीज करते हैं तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या करता है? डिक्रीज करता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिक्रीज्ड व्हेन इट्स लेंथ इज क्या करेगा बताओ? डिक्रीज करेगा। फॉर्मूला याद रखो, L/F0 ऐसे कुछ करके 1 प्लस ये रिलेशन होता है। 41 देखें, An unpolarized light of intensity I0 passes through 3 identical polarized arranged in such a manner that the transmission axis of each is set an angle 30 degree with respect to previous polarizer. The intensity of final emergent ray will be, ठीक है। देखो पहला मान लो मैं ऐसे बोल देता हूं, दूसरे वाले में जो एंगल अपने पास में आ जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा बताओ? 30 आ जाएगा पहले वाले के एक्सिस से। इस वाले को अगर अपन बोलेंगे तो ये थोड़ा ऐसे इंक्लाइन रख देते हैं, इसका जो एक्सिस था वो यहां पर था, इस वाले से एंगल कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और यहां से जो इनिशियल है वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इंटेंसिटी एंटर कितनी करनी है? I0। तो देखो यहां से I0 एंटर करेगी तो यहां आएगा I0/2, और यहां का इंटेंसिटी हो गया I0/2 cos स्क्वायर 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4, तो वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 3/8 I0, ठीक है जी। अब ये इसमें एंटर करेगी, फिर इसमें जाने के बाद में क्या वैल्यू आ जाएगी? 3I0/8, और इनटू में इसके एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 30 है, तो वही बात है 3/4 अपने को लेना पड़ेगा, तो वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगा? 9I0/32। तो ऐसा अपने पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। मतलब प्रीवियस वाले के साथ में अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं? मेलस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। 42 देखें भाई, अगर एकल स्लिट विवर्तन में प्रयुक्त तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, स्लिट की चौड़ाई 0.2 मिलीमीटर है, और स्लिट तथा स्क्रीन के बीच की दूरी 2 मीटर है। केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की जो दूरी है उसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। क्या वैल्यू अपने पास में बनेगा? ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट से किसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है? द्वितीयक उच्चिष्ट का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बात सुनना भी देखो, सिंपल सी बात है, ध्यान दो कि केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट कितने में बनता है? पार्ट डिफरेंस अपने पास होता है 3/2 लेमडा के बराबर। याद करो, पहला मिनिमा अपने पास बन जाता है जब अपन पार्ट डिफरेंस लेमडा लेते हैं, तो सेकेंडरी मैक्सिमा जो बनेगा वो भी कौन से वाला? पहला, वो कितने में बनता है? 3/2 लेमडा पे बनता है। तो अपने पास में जो पोजीशन यहां से फाइंड आउट करेंगे तो बोलो वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2 लेमडा डी/डी के बराबर, और सारी वैल्यूज अपने को यहां से गिवन है। बोलो क्या वैल्यू रख सकते हैं? 3/2 लेमडा कितना गिवन है? लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल डी अगर अपन लिखना चाहें वो 2 मीटर है, और स्लिट सेपरेशन का वैल्यू जो है वो कितना है? 0.2 इंटू 10⁻³ यहां से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल बात है। रिलेशन से इसके अकॉर्डिंग जो अपने को अपना आंसर दे रखा है वो 7.5 मिलीमीटर के बराबर है। 43 तीव्रता I0 का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, जहां उनके बीच कलांतर कितना है? 2π/3। तो बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान कितना होगा? देखो I0 है, तो 2π/3 के लिए पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं।
बोलो कितना होगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू जो वैल्यू आएगा 2 पाई/3 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। जो अपने पास में डेल्टा एक्स का वैल्यू है वो बताओ, सॉरी फेज डिफरेंस ही गिवन है ना, पार्ट डिफरेंस तो अपने के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं होगा बेटा, इसी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फाई का वैल्यू डेल्टा फाई बराबर किसके इक्वल गिवन है, 2 पाई/3 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू अगर इंटेंसिटी का रिजल्टेंट निकालते हैं अपन लोग, तो बोलो किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस का 2√I0, आई नॉट हो ही गया, और यहाँ पे बोलो cos फाई, और cos फाई का वैल्यू अपन यहाँ क्या पुट कर देते हैं, 2 पाई/3। ठीक है जी, और जो अपने पास में 2 पाई/3 एंगल है, cos 2 पाई/3 का वैल्यू रख के अपन किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आई रिजल्टेंट का। ठीक है जी, ऑप्शन अपने को यहां पर गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 आई नोट के बराबर। हाँ जी, दूसरा देखो ध्यान दें, 2 पाई/3 का मतलब वैल्यू एंगल्स आप शायद पुट कर लेंगे, पाई/3 यहां से अपन पुट करते हैं तो पाई को अपन 180 मान लेते हैं, उससे मान के अपन सॉल्व कर सकते हैं। 44 देखें, टू इनकोहेरेंट वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज I0 एंड 4I0 सुपरइम्पोज एट ए प्लेस, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। देखो सोर्सेज जो हैं वो अपने पास में कला असंबद्ध हैं, कोहेरेंट हैं या इनकोहेरेंट हैं, इनकोहेरेंट हैं। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं वो इंटरफेरेंस को तो फॉलो करते नहीं है, तो फाइनली जो उसका फाइनल आंसर आता है वो सिंपल यही आता है, आई बराबर अपन लोग मेंशन करते हैं I1 प्लस I2। अगर कोहेरेंट सोर्सेज होते तो पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस सब अपने को देखना पड़ता, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 I0 के बराबर। 45 देखो ध्यान दो, अपीयरेंस ऑफ कलर्स ऑन थिन सॉफ्ट बबल इज ड्यू टू, कोई भी थिन सॉफ्ट बबल है उसके ऊपर जो कलर का अपीयरेंस आता है वो किस कारण से आता है, तो ये ऐसा कलर लाने का कारण होता है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट होता है, इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस बाय थिन फिल्म। आगे एक वाइड टॉपिक है बट अपने को थ्योरेटिकली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग याद रखना है, तो इसका रीजन कौन है, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। ओके, थैंक यू, आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, थैंक्स अ लॉट।